स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं सौरभ तिवारी। लास्ट क्लास में मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखा था। ठीक है, ये भाग 3 में है, भाग 3 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैंने बात किया था, तो आप लोग इसके बारे में ये वीडियो, लास्ट वीडियो को जरूर जाके देखिए। अब हम अनुच्छेद 20 में आते हैं। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो दोषी करार है तो उसको उसके विरुद्ध जो भी मनमाने तरीके से उसको दंड नहीं दिया जा सकता है ना, उसके संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अतिरिक्त दंड और मनमाने तरीके से दंड उसको देने से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया हो जो अपराध के रूप में जाना जाता हो। ठीक है, और मतलब एक अपराध के लिए सिर्फ उसे एक ही बार दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो अपराध उसने किया है, जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया है, तो वो अपराध के लिए जो सख्ती निर्धारित की गई थी पहले से, मतलब जो दंड पहले से निर्धारित किया गया था वही दंड उसको मिलेगा, उसके अतिरिक्त नहीं मिलेगा। इससे संरक्षण प्रदान करता है, मतलब मनमाने दंड से संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। तो अनुच्छेद 20 एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए है, नागरिक भी जो है और विदेशी भी जो है। कोई विदेशी कहने का मतलब ये जिनको अभी नागरिकता नहीं मिली है और भारत के रहवासी हैं, भारत में निवास करते हैं, वो दोनों को अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है उसको दोहरी क्षति भी नहीं होगी, है ना। दोहरी क्षति से मतलब कहने का मतलब ये है कि उसे एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अनुच्छेद 21 की ओर आते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अन्यथा उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रक्षा करता है, मतलब उसके विरुद्ध सुरक्षा देता है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 21 जो है किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता देता है, बस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार मनमाने कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। और ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ए.के. गोपालन मद्रास स्टेट, ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट में उच्चतम न्यायालय ने इसकी सूक्ष्म व्याख्या की और उसने कहा कि जो अनुच्छेद 21 है वह मनमाने तरीके से, अगर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मनमाने प्रक्रिया के विरुद्ध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रक्षा प्रदान करता है, लेकिन विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं प्रदान करता है। ठीक है, ये 1950 का वाद है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1950 में ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट का ये वाद हुआ था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या की। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध, मतलब राज्य जो है वो कानून के आधार पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को रोक सकता है। तो ये कुल मिला के मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध था। उसके बाद एक मेनिका मामले, नाइनटीन 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इसकी व्याख्या की और जो उन्होंने ए.के. गोपालन में अपना मत दिया था उसको पूर्णतः बदल दिया। उनका यहाँ पर ये मानना था कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसे उचित और न्यायपूर्ण
तरीके से ही रोका जा सकता है, उसके अन्यथा नहीं रोका जा सकता। मतलब पहले तो ये था कि सिर्फ मनमानी प्रक्रिया, कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध, लेकिन अब मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के साथ साथ विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 21। तो वहाँ पर उन्होंने अपने मत को बदल दिया और उनका पहले मानना था कि दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि मतलब शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से तात्पर्य है। तो वहाँ पर भी उन्होंने उसको बदला और उनका मानना था कि दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि प्रतिष्ठा के साथ जीने का भी अधिकार होना चाहिए, है ना, स्वच्छता हो और जीवन की स्वतंत्रता हो, ये सब कुछ उन्होंने अधिकार इसके अंतर्गत जब ये मेनका मामले में कुछ अधिकारों को जोड़ा। ठीक है, अब हम लोग अनुच्छेद 21 का को देखते हैं। अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। तो इसके अंतर्गत जो राज्य है वो है जो है 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, है ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो इसे अनुच्छेद 21 का में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। ये पूछता है कि शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शिक्षा के अधिकार को, है ना। शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये शिक्षा का जो अधिकार था ये पहले से भी संविधान में था, लेकिन ये संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें था, ये अनुच्छेद 45 के तहत था। अनुच्छेद 45 में पहले से था, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है उनके उल्लंघन में के मतलब हम न्यायालय नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए अब इसे एक कानूनी रूप में मूल अधिकार में जोड़ा गया है, जिसके उल्लंघन अगर होता है तो हम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। तो ये पहले से भी था, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इसको ऐड किया गया, है ना। एक 11वां जो कर्तव्य था वो यही था कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की उम्र हो तो उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लिए मतलब उत्साहित करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक नया कर्तव्य जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 22, ठीक है। अब जो हिरासत होती है यहाँ पर एक चीज़ ये समझते हैं कि अनुच्छेद 22 में कैसे हमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मिलता है। तो देखिए, हिरासत जो होती है वो 2 तरह की हो सकती है। एक होती है दंड विषयक, दूसरा है निवारक हिरासत। दंड विषयक हिरासत के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अपराध को जिसने स्वीकार किया हो और अदालत में उसे मतलब अपराधी माना गया हो तो उसे दंड विषयक गिरफ्तार के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जाता है। जबकि जो निवारक हिरासत होता है इसमें किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। शक के आधार के कहने का मतलब ये है कि जो जिसके अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्ति हो जो भविष्य में चल के आगे चल के कुछ ऐसा कार्य करे जिससे समाज को खतरा हो, तो ऐसे व्यक्ति को निवारक हिरासत के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। अब दंड विषयक जो है इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया, मतलब दंड विषयक कहने का मतलब किसी को सामान्य कानून के तहत अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसे अनुच्छेद 22 जो है कुछ अधिकार प्राप्त करता अधिकार देता है ना। अनुच्छेद 22 जो है कुछ अधिकार देता है। तो कौन कौन से अधिकार हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सामान्य कानून के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है
तो उसे अधिकार एक तो ये है कि उसे किस आधार पे गिरफ्तार किया गया है ये बताना होगा, जिसे मतलब जैसे जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया है, मतलब कानून ने जिस कानून के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जिस थाना में, तो उन्हें मतलब आधार बताना होगा किस आधार पे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ठीक है। दूसरा, उनके जो वित्त व्यवसायी हैं उनसे उनका संपर्क कराना होगा, है ना। और मजिस्ट्रेट के सम्मुख उनको 24 घंटे के अंदर, मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उनको प्रस्तुत करना होगा, आने जाने का समय मिलाकर। ठीक है। अगर फिर मजिस्ट्रेट जांच करेगा और जांच में अगर उसके दंड में उसको मतलब 24 घंटे के अंदर उसको रिहा करना होगा। तो ये कुछ अधिकार हैं जो सामान्य कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है उसके लिए अधिकार है। ठीक है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, मतलब शक के आधार पे गिरफ्तार किया गया है, अगर किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो उसकी जो मतलब उसको जो जेल में रहने का अधिकतम जो उसकी मतलब हिरासत की अवधि है उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, है ना। जब तक कि सलाहकार बोर्ड मतलब जो सलाहकार बोर्ड होता है उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही होते हैं, जब तक वो कोई उचित कारण नहीं बताते हैं जब तक उसकी अवधि 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। मतलब किसी व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा निवारक हिरासत कानून के मतलब के तहत उसे 3 माह से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। अधिकतम जो है 3 माह की अवधि की बात की गई है। ठीक है। उसे किस आधार पे गिरफ्तार किया गया है ये भी उसे बताना होगा, और अगर ये सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो तो ऐसा बताना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं है तो उसे बताना होगा कि उसे किस आधार पे हिरासत पे लिया गया है। तीसरी बात यहाँ पर यह करता है कि जिस व्यक्ति को निवारक हिरासत के अंतर्गत लिया गया है तो उसको ये अधिकार होगा कि उस कानून के विरुद्ध वो अपना प्रतिवेदन कर सके, मतलब वो ये अपना प्रतिवेदन लगा सके कि हमें किस कानून के अंतर्गत और क्यों गिरफ्तार किया गया है, और कुल मिला के कारण जानने के लिए ऐसा आवेदन कर सकता है। तो ये 3 अधिकार अनुच्छेद 22 जो है निवारक हिरासत मतलब जिनको शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है उनको प्रदान करता है। ठीक है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, संसद को ये अधिकार है कि वो निवारक हिरासत से संबंधित कानून बना सकता है ना। ये अधिकार सिर्फ संसद को है। संसद को यह अधिकार है कि वह निवारक निरोध के संबंध में कुछ कानून बना सकता है, मतलब कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है। तो संसद ने कुछ कानून बनाए भी। पहला बनाया उसने निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम बनाया 1950 में, जो आगे चल के 1969 में समाप्त हो गया। 1969 में समाप्त हो गया ये। ठीक है। 1950 में बनाया गया और 1969 में समाप्त हो गया। फिर बनाया एक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, (1971) में ये बनाया गया और 78 में समाप्त हो गया 1978 में। इसे मीसा भी कहते हैं, मीसा, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में बनाया गया और 1978 में समाप्त हो गया। उसके बाद कुछ और बनाए गए महत्वपूर्ण कानून। इन कानूनों के क्या है, सन पूछ लिए जाते हैं कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया, किस सन में बनाया गया और कब समाप्त हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा इस विषय में ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रसूका भी बोलते हैं इसे, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1980 में बना और ये वर्तमान में भी चल रहा है। अभी ये वर्तमान में भी चल रहा है। ठीक है। इसके बाद एक आतंकवाद विध्वंसक कानून बना, है ना, टाडा भी बोलते हैं इसको। ये 1985 में बना और 19
1995 में समाप्त हो गया। संजय दत्त जो एक अभिनेता हैं, उनको जब गिरफ्तार किया गया था तो इसी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। उनके घर में जो है अवैध हथियार थे और जिस कारण उनको टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये था एक। इसके बाद एक महत्वपूर्ण और कानून था, आतंकवाद निवारण अधिनियम। आतंकवाद निवारण अधिनियम, पोटा भी बोलते हैं इसको, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, ये 2002 में बना और 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कानून थे जिन्हें बनाया गया और इनको फिर समय के साथ समाप्त हो गया। एक अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो रसुका चल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो 1980 में बना था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में हमने बात किया। अब इसके बाद अगले अनुच्छेद की ओर देखते हैं। अनुच्छेद शोषण विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम से निषेध। तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से निषेध है। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के प्रति प्रतिरोध व्यक्त करता है। इसके माध्यम से यह है कि अगर किसी व्यक्ति का मानव दुर्व्यापार होता है, मानव दुर्व्यापार का मतलब ये हुआ कि जो पुरुष, स्त्री, बच्चे के अगर किसी भी वस्तु को बेचा जाता है तो वह मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और देवदास हो गया, देवदासी हो गया या दास जो हो गए वो भी मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत कोई भी चीज़ जो आएगी वो एक अपराध माना जाएगा और अनुच्छेद 23 जो है उसे प्रतिबंधित करती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। संसद ने एक कानून भी बनाया इसको लेकर, संसद ने एक कानून बनाया इसके लेकर, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 में बनाया था। ठीक है, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 में बनाया था। ठीक है, ये चीज़ एक ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक शब्द की बात हुई है, बलात् श्रम। ये ठीक है, मानव दुर्व्यापार की हमने बात किया। बलात् श्रम के अंतर्गत बेगार हो गया जैसे, है ना, बलात् श्रम के अंतर्गत बेगार का मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति से बिना उसको मतलब मेहनताना दिए, मतलब उसको बिना पैसे दिए उससे काम लेना, ये बेगार कहलाता है। पहले क्या है, पहले ये व्यवस्था थी कि जो जमींदारी वर्ग था, अगर किसी व्यक्ति ने उनसे उधार लिया है तो वो उधार के बदले उनसे अपना काम करवाते थे बिना शुल्क दिए, बिना उनको कुछ फीस दिए या उन्होंने बिना पैसा दिए। ठीक है, तो ये बेगार के अंदर कुल मिला के बलात् श्रम और बेगार का कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उनसे काम लेना। ठीक है, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उनसे काम लेना ही बेगार हुआ। ठीक है, और ये बलात् श्रम हुआ। और बधुआ मजदूरी भी इसी के अंतर्गत आता है। बधुआ मजदूरी भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। अगर किसी व्यक्ति को कम मजदूरी में काम लिया जा रहा है वो भी बलात् श्रम और बेगार के अंतर्गत ही आता है। तो ये चीज़ कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो ध्यान रखिएगा। अब अगला जो अनुच्छेद है 24, कारखानों और फैक्ट्री, कारखानों और फैक्ट्री में
बालकों का जो है ये निरोध करता है, मतलब विरोध है कि उनको कारखानों और फैक्ट्री में 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र की, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों और फैक्ट्री में मतलब उनको नहीं रखा जाएगा, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, है ना। और उन्हें अगर उनको कोई रखता है तो उसके तहत उसको दंडित किया जाएगा। सिर्फ ये कारखानों और फैक्ट्री की बात हो रही है, और ऐसी जगह जहाँ पर कुछ खतरनाक हो, मतलब परिसंकट में जगह हो, वहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अगर रखा जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, ठीक है। और इसीलिए संसद ने एक कानून बनाया इसको लेकर, बाल श्रम अधिनियम। (1986) जो इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसके माध्यम से काफ़ी ये जो था इसको रोका गया, ठीक है। इससे पहले भी कुछ कानून बने थे। बालक नियोजन अधिनियम एक बना था, बालक नियोजन अधिनियम, (1938) में बना था ये। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभार ये अधिनियम के सन पूछ लिए जाते हैं कि बालक नियोजन या बाल श्रम अधिनियम कब बना, तो वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कारखाना अधिनियम बना, (1948) में कारखाना अधिनियम बना। खान अधिनियम बना एक, 1952 में। तो इनके सन याद रखिएगा। कारखाना अधिनियम खासकर ये कई बार एग्जामों में पूछा है इसके बारे में, ठीक है। कारखाना अधिनियम के बारे में कई बार एग्जामों में पूछा है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बाल पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना किया। बाल पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना किया। है ना, 1996 में। इसके अंतर्गत बालकों को जो नियोजित करेगा, बालकों को जो रखेगा, वो प्रति बालक 20,000 रुपये जमा करेगा। 20,000 रुपये की अमाउंट निश्चित की गई थी, ठीक है। 20,000 रुपये की अमाउंट जो है निश्चित की गई थी। मतलब जो कोई भी बालकों को रखेगा तो उन्हें 20,000 रुपये प्रति बालक को के हिसाब से जमा कराने होंगे इस बाल पुनर्वास कल्याण कोष में, ठीक है। तो ये एक हुआ। और फिर एक अधिनियम बना, बालक संरक्षण अधिनियम। बालक संरक्षण अधिनियम एक बनाया गया 2005 में। बालक संरक्षण अधिनियम 2005 में बनाया गया। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय बालक आयोग बनाए गए और बाल संरक्षण के संबंधित से राष्ट्रीय आयोग बनाए गए और राज्यों के आयोग बनाए गए, ठीक है। जिनके माध्यम से बालकों के ये जो बालकों के साथ जो उनको मतलब कम उम्र में उनको फैक्ट्री और कारखानों में रखा जाता था या ऐसी जगह में रखा जाता था जहाँ पर उनके खतरा होता था, मतलब कि पर संकटमय जगह जहाँ होती थी, तो वहाँ से ये वहाँ के खिलाफ कार्रवाई करते थे और जांच करते थे। तो 2 आयोग बनाए गए 2005 के बाद, ठीक है। बालक संरक्षण अधिनियम एक पारित किया गया, उसके माध्यम से फिर ये आयोग बनाए गए। 2006 में सरकार ने ये निश्चित कर दिया कि कोई भी जगह, अभी तक क्या था कि जो खतरा वाली जो जगह है वहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंधित था, लेकिन अब 2006 के बाद सरकार ने ये निश्चित कर दिया कि कोई भी स्थान, मतलब स्पा है, होटल है, और कहीं भी, मतलब नौकर हो गया, घरों में जो रखते हैं, वहाँ कहीं भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं रखा जाएगा। 2006 में ऐसा सरकार ने कहा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये कुल मिला के बालकों के संरक्षण के संबंधित कुछ कानून बनाए गए जिनके बारे में हमने देखा। इसके बाद अब अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में हम अनुच्छेद 25 में बात करेंगे। तो 25 में बेसिकली यही बोला गया है कि अंतःकरण और अबाध रूप से धर्म को मानने का और अपने मतलब आचरण और प्रचार प्रसार करने का अपने धर्म को मतलब अधिकार होगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने का और उसके आचरण और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 25 में यही कहा गया है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के माध्यम से इसको समझाया गया है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। पहला है अंतःकरण स्वतंत्रता। अंतःकरण स्वतंत्रता। अंतःकरण स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह अपने भगवान के प्रति अपने तरीके से अपने संबंध को या उनके भगवान के रूपों के साथ अपने तरीके से अपने संबंध को स्थापित कर सकता है। इसकी उसको पूरी स्वतंत्रता होगी। ठीक है, और फिर इसके बारे में जो अगला डिस्कशन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें।